ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़। कॉम्प्लिकेशंस का आगे टेबल आता है, कॉम्प्लिकेशंस को हम करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि डाइट और लाइफस्टाइल उसकी मॉडिफिकेशन होगी। हेल्दी ईटिंग करनी है, कार्बोहाइड्रेट सिर्फ कितना 45 to 60% लेना है, फैट्स उसकी कम हो जाएंगी, सिर्फ लेस देन 35%, प्रोटीन्स वुड बी लाइक अबाउट 10 to 15%। और डेली जो है 5 पोर्शन ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उसने ऐड करने अपनी डाइट में। अब आ जाए वेट मैनेजमेंट। गोल यही रखना है कि नॉर्मल जो है उसका BMI की तरफ आए, क्योंकि डायबिटिक टाइप 2 जो हैं वो ओबीज़ होते हैं और टाइप 1 जो है वो लीन मैस होते हैं। तो जो टाइप 2 वाले उनको तो वेट रिड्यूस करना, 1 वालों को अपना वेट कांस्टेंट मेंटेन अपना करके रखना है, ना ओवर वेट हो ना अंडर वेट हो। एक्सरसाइज प्रॉपर एक्सरसाइज करें, नहीं तो वॉकिंग, गार्डनिंग, स्विमिंग वगैरह इस तरह की एक्टिविटीज़ रखें। अल्कोहल इंटेक कम कर दें, कैफीन अल्कोहल इंटेक तो अच्छा खासा कम कर दें। 14 यूनिट्स दे आर रिकमेंडेड फॉर फीमेल और 21 यूनिट्स फॉर मैन पर वीक, लेकिन डायबिटीज़ को चाहिए तो ख़त्म ही कर देना। ड्रग्स दैट रिड्यूस हाइपरग्लाइसीमिया। अच्छा, किंग एडवर्ड में 2020 में पास पेपर का क्वेश्चन है कि पेशेंट आया है 50 साल का, डायबिटीज़ टाइप 2 है, उसे फीमेल टेकिंग ग्लूकोफेज 500 मिलीग्राम थ्राइस अ डे, presents with a complaint of myalgia, joint pain, she has a history of frothy urine और altered bowel habits और poor glycemic control। इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस पूछे हैं और माइक्रो मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस पूछे हैं, जो हम पढ़ते हैं। अब ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं? देयर आर सेवरल ड्रग्स दैट हेल्प यू रिड्यूस। अब वो ड्रग्स कौन कौन सी हैं? एक ये सारी ड्रग्स हैं, ये वाली बायगुआनाइड्स, इसमें मेटफॉर्मिन आती है, सल्फोनाइल यूरिया, मिगलिटिनाइड्स, एकार्बोज जो कि अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स है, थायोजोलिडीन डायोन, DPP4 इनहिबिटर्स, GLP-1 जिसे एंक्रिटिन बेस्ड थेरेपीज कहते हैं, और सिगलेट-2 इनहिबिटर। अब हम एक एक करके इसकी पढ़ते हैं। पहले हमारे पास जो ड्रग आ रही है वो है बायगुआनाइड, जिसमें मेटफॉर्मिन ग्लूकोफेज के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है। करती क्या, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये इसने इंसुलिन को कम करना है। इंसुलिन किस तरह कम करेगी? इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देगी इन स्केलेटल मसल्स, लिवर सेल्स पे वगैरह, इन सारे एरियाज़ में इंसुलिन सेंसिटिविटी रेस कर देगी, और इंसुलिन, ताकि प्लाज्मा में इंसुलिन लेवल कम हो जाए। इट्स मेन इफेक्ट्स ऑन फास्टिंग ग्लूकोज एंड इंसुलिन इंडिपेंडेंट। मेटफॉर्मिन रिड्यूसेस द हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन को कम कर देती है, एंड इंक्रीजेज इंसुलिन मीडिएटेड जो ग्लूकोज अपटेक है ना, उसको ज़्यादा बढ़ा देगी। मेटफॉर्मिन इसलिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत हैं। एक तो ये वेट न्यूट्रल है, वेट को कुछ नहीं करती, बॉडी वेट को कुछ नहीं करती। प्लाज्मा इंसुलिन को, जैसे मैं बताया कि इंसुलिन सिक्रेट नहीं होने देती, जितनी भी इंसुलिन है उसको बॉडी के सेल्स को उतनी इंसुलिन से सेंसिटाइज कर देगी। पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज भी कम करिए, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज भी कम करिए, बॉडी वेट भी वेट न्यूट्रल है, और इसको हाइपोग्लाइसीमिया भी नहीं है, इसका डज नॉट कॉज हाइपोग्लाइसीमिया। मेटफॉर्मिन को अक्सर जो है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में देते हैं, जैसे यहाँ भी लिखा हुआ है। पहले तो है सेट ग्लाइसेमिक टारगेट, जितना ग्लाइसेमिक टारगेट सेट करना है। हीमोग्लोबिन A1C नॉर्मल 7% पे होती है। 7 का क्या है? 4 से 11 ऐड करना शुरू कर दें, 33 डालें ना 4 से। 4 पे जैसे हमने पढ़ी थी पीछे कि 4 हीमोग्लोबिन A1C, अगर 4 हम परसेंटेज कह रहे हैं तो वो कहाँ गया पेज, ये वाला, जस्ट फॉर मेंटल मैथ्स। 4 मेंटल मैथ्स के 4 पे अगर 20 है तो 7 पे 53 हो गए, मैंने बताया 33 ऐड करेंगे, हर डिजिट के इंक्रीज पे 11 ऐड करना है। तो ये हमारा सेट टारगेट है कि हमने हीमोग्लोबिन A1C को 7% या 53 से कम ही रखना है। लाइफस्टाइल और डाइट को चेंज किया, एक्सरसाइज डाली। फर्स्ट लाइन ऑप्शन फॉर ड्रग्स में सबसे पहले मेटफॉर्मिन है, फिर सल्फोनाइल यूरियाज है। सल्फोनाइल यूरियाज अगर इफ़ एंड ओनली इफ़ मेटफॉर्मिन से जो पेशेंट है वो इंटॉलरेंट हो रहा है तो फिर हम सल्फोनाइल यूरिया देंगे, या पेशेंट को वेट लॉस की कंप्लेन है, मेटफॉर्मिन से नहीं, वैसे ही वेट लॉस की कंप्लेन है। वेट लॉस की कंप्लेन पे हम सेकंड ड्रग सल्फोनाइल यूरिया क्यों ऐड करें? उनके सल्फोनाइल यूरिया वेट को इंक्रीज़ करता है और ये प्लाज्मा इंसुलिन इंक्रीज़ करेगा, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं। लेकिन जो वेट लॉस और वेट गेन की बात है, इसमें याद रखें सल्फोनाइल यूरिया जो है ना वेट इंक्रीज़ कर रहा है, और जो सल्फोनाइल जो है वेट इंक्रीज़ भी कर रहा है और इंसुलिन भी इंक्रीज़ कर रहा है। तो जो इंसुलिन इंक्रीज़ करेगा ना, ये बात याद रखें, वो हाइपोग्लाइसीमिया भी कॉज करेगा। जैसे यहाँ ये तो GLP-1 ने इंक्रीज़ किया, हाइपोग्लाइसीमिया ये कॉज नहीं करा लकीली, बट जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन ने प्लाज्मा इंसुलिन ऑब्वियसली इंक्रीज़ करेगी तो हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करेगी। सल्फोनाइल यूरिया को कहते हैं इंसुलिन सिक्रीटागॉग्स। ये पोटेशियम ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स पैंक्रियाज में उसको ब्लॉक कर देती है, क्लोज कर देती है, उससे थ्रेशोल्ड जो है कम हो जाता है। थ्रेशोल्ड नहीं कम होता, हाँ,
पोटेशियम इफ्लक्स जो है वो बंद हो जाता है, चूँकि चैनल क्लोज हो गया, तो इट बिल्ड्स अप टू द थ्रेशोल्ड, और ये खोल देते हैं दरवाजे टू फॉर द इंसुलिन टू गो आउट ऑफ द पेंक्रियास। इट ट्रिगर्स इंसुलिन रिलीज। इसके साथ अक्सर सल्फोनाइलयूरियास के साथ ना दूसरी ड्रग है मिगलिटिनाइड्स, जिसमें रिपाग्लिनाइड और नेटिग्लिनाइड ये आती हैं। ये दीज आर शॉर्ट एक्टिंग। जैसे किसी पेशेंट ने अगर अभी मैंगो खाने का दिल चाह रहा है या हलवा खाने का दिल चाह रहा है, तो खाने से थोड़ी देर पहले ये वाली ड्रग्स ले लेता है, दे आर शॉर्ट एक्टिंग, और रिपाग्लिनाइड नेटिग्लिनाइड ले लेता है। ये सारे एक्ट कैसे करते हैं? इंसुलिन के सिक्रेशन बढ़ाने से। इंसुलिन सिक्रीटागॉग्स है। इसका जो साइड इफेक्ट जैसे मैंने बताया वेट गेन है, और इंसुलिन सिक्रीट करा तो हाइपोग्लाइसीमिया होना ही होना था। हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होना है? क्योंकि इतना ज़्यादा पोटेशियम, एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स को क्लोज कर देता है कि बस इंसुलिन ही सिक्रीट होती रहती है, तो हाइपोग्लाइसीमिया चला जाता है। अब सल्फोनाइलयूरियास में से एक ड्रग है जो प्रेगनेंसी में पेशेंट्स को दे सकते हैं, दैट इज़ ग्लीबेनक्लेमाइड, दैट कैन बी गिवन टू पेशेंट्स हु आर प्रेग्नेंट। नेक्स्ट ड्रग आती है अल्फा ग्लाइकोसाइडेज। ये क्या करती है? ये क्या करती है? बहुत मज़े का काम करती है। गट के ना डाइसैकेराइड्स को इनहिबिट कर देती है कि तुम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट नहीं करना। तो जितना इनहिबिट करेगी उतना कार्बोहाइड्रेट की डिलेड डाइजेशन होगी, फिर डिलेड एब्जॉर्प्शन होगी, तो उससे बंदे को सटाइटी वाली फीलिंग आएगी और कार्बोहाइड्रेट को कम लेगा। एक कार्बोज या मिगलिटॉल ये वाली ड्रग्स के नाम है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है कि जितना खाना पेट में रहेगा या जितना डिले डाइजेशन हो रही है, इट लीड्स टू एब्डोमिनल ब्लोटिंग, डायरिया एंड फ्लैटुलेंस। तो इससे पेशेंट अनकंफर्टेबल हो सकता है। ये भी एक कार्बोज जो है ये भी वेट न्यूट्रल है, वेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। प्लाज्मा इंसुलिन को कम करता है, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज को भी तकरीबन कम ही करता है, पोस्ट प्रेंडल को भी कम करता है। हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क है ही नहीं, क्योंकि इंसुलिन का इससे कोई लेना देना नहीं है। थायोजोलिडीनडायोन्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इंटरेस्टिंग इस वजह से है, थायोजोलिडीनडायोन्स दे बाइंड एंड एक्टिवेट पेरोक्सिसोमल प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर गैमा, जो कि एडिपोज टिश्यू पे एक्ट करते हैं, दैट रेगुलेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल जीन्स इन द मेटाबॉलिज्म। मतलब क्या निकाल मैं बताती हूँ, तफसील से बताती हूँ। इसका बेसिक काम यह डायरेक्ट एक्ट करता है कि जो इंडोजिनस इंसुलिन रिलीज़ हो रही है ना, वो लिवर सेल्स पे या एडिपोज टिश्यूज़ पे जाके इफेक्टिव हो और वहाँ पे सेंसिटाइज करे, और प्लाज्मा इंसुलिन कंसनट्रेशन द नॉट इंक्रीज एंड हाइपोग्लाइसीमिया डज नॉट अकर। क्यों? क्योंकि ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को ऑल्टर करता है, इंसुलिन प्रोडक्शन पे इसका इतना ज़्यादा काम नहीं है। इंसुलिन प्लाज्मा इंसुलिन को नहीं बढ़ाता, ये सिर्फ जो है एक्ट करता है इन सच अ वे के जो है इंसुलिन जैसे सेंसिटाइज करी थी ना, मेटफॉर्मिन करी थी, इस तरह का काम करता है ये। तो ना तो ये वेट गेन कराएगा, जैसे यहाँ पे लिखा, यहाँ पे नहीं, ये वेट गेन कराएगा, ये हाइपोग्लाइसीमिया नहीं कराएगा, क्योंकि प्लाज्मा इंसुलिन नहीं सिक्रीट करवा रहा, इंसुलिन सेंसिटाइज करवा रहा है, इंसुलिन इज गेटिंग यूज, ग्लूकोज गेटिंग यूज, तो हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करा रहा, लेकिन ये वेट गेन कराता है। उसके अलावा वेट गेन के भी अलावा सबसे खतरनाक बात जो है वो रोजीग्लिटाजोन और इसकी जो पायोग्लिटाजोन है ना, कार्डियक फेलियर भी कराती हैं। क्यों? क्योंकि दे कॉजेज रिटेंशन ऑफ वाटर, फ्लूइड रिटेंशन। उसकी वजह से वेट गेन तो होना ही होना था, फ्लूइड रिटेंशन की वजह से। जैसे प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट है, फीमेल्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल के लेटर हाफ में प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट की वजह से वेट गेन, एब्डोमिनल ब्लोटिंग वगैरह मिलती है, तो वैसा इफेक्ट तो आना ही आना था, लेकिन इसके साथ ये कार्डियक फेलियर भी कराते हैं। और रोजीग्लिटाजोन तो बहुत स्वीट, दे एग्जिबिट कार्डियक फेलियर बाय कॉजिंग फ्लूइड रिटेंशन। तो और सॉरी, रोजीग्लिटाजोन ने तो एमआई भी कराया हुआ है, देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ एमआई, लेकिन तो इसलिए उसे बंद कर दिया था। पायोग्लिटाजोन आप यूज़ करते हैं, बट इट कैन कॉज कार्डियक फेलियर, इसका ध्यान रखें, दोनों कैन कॉज कार्डियक फेलियर। एमआई तो पहले ये करा चुकी हुई है। अब आते हैं इंक्रेटिन बेस्ड थेरेपीज, DPP-4 इनहिबिटर्स और GLP-1 एनालॉग्स पे। DPP-4 इनहिबिटर्स, GLP-1 एनालॉग्स का एक ही काम है, वो काम क्या है कि इन लोगों ने प्लाज्मा इंसुलिन को बढ़ाना है। अब इसको बढ़ाने के चक्कर में DPP-4 जो है वो वेट न्यूट्रल है, वो कुछ नहीं करती, लेकिन GLP-1 जो है ना वो वेट रिडक्शन भी करती है। इसलिए जब सेकंड लाइन ड्रग्स आप पढ़ेंगे ना, इसमें सेकंड लाइन ड्रग्स में सल्फोनाइलयूरिया वुड कंटिन्यू, थायोजोलिडीनडायोन वो हम ऐड अप करेंगे। इफ़ हाइपोग्लाइसीमिया इज़ अ कंसर्न, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिक हो रहा है, तो जैसे सल्फोनाइलयूरिया बहुत ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया करा भी देते हैं, रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, तो थायोजोलिडीनडायोन्स को दे देते हैं पेशेंट को। अगर उसका कोई रिस्क नहीं है कार्डियक फेलियर का तो फिर दे दें। और उसके साथ हम देते हैं DPP-4 इनहिबिटर्स इफ हाइपोग्लाइसीमिया इज़ अ कंसर्न, या फिर वेट गेन इज़ अ कंसर्न, क्योंकि DPP-4 जो है वो वेट न्यूट्रल है, वो वेट गेन नहीं कराती। थर्ड लाइन ऑप्शन में ऑरल मेटफॉर्मिन, सल्फोनाइलयूरिया अगर टॉलरेटेड है तो वो उसे कंटिन्यू रखेंगे, साथ थायोजोलिडीनडायोन्स अगर कार्डियक फेलियर का सस्पिशन नहीं है। DPP-4 इनहिबिटर क्यों? क्योंकि अगर वेट गेन इज़ अ कॉज, जैसे थायोजोलिडीनडायोन्स दे कॉजेज वेट गेन ना, तो उसके लिए हम उसको शायद काउंटर करने के लिए, वेट गेन के कंसर्न को काउंटर करने के लिए DPP-4 इनहिबिटर देते हैं।
ये तो सारी तो ऑरल। थर्ड लाइन में इंजेक्टेबल आएंगी, इंजेक्टेबल इंसुलिन जो हम आगे पढ़ेंगे। और दूसरा GLP-1 एगोनिस्ट। GLP-1 एगोनिस्ट तब देंगे व्हेन द पेशेंट इज कंसर्न अबाउट द वेट, इफ द पेशेंट इज ओबीज और उसको लेस देन 10 ईयर्स हुए फ्रॉम द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़, क्योंकि GLP-1 जो है वो वेट लॉस करवाएगी। दोनों ने ग्लूकोज के ट्रिगर से इंसुलिन सिक्रीट करनी ही करनी है, लेकिन GLP-1 जो है ये गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को भी डिले कराएगा। डिले कैसे कराएगा? GI पे एक्ट करके नहीं, इट विल हेल्प टू डिले द गैस्ट्रिक एम्प्टिंग एट द लेवल ऑफ हाइपोथैलेमस बाय डिक्रीजिंग द एपेटाइट। तो इट लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज एंड वेट लॉस भी कराता है, तो विन विन सिचुएशन है। सेकेंड लास्ट ड्रग SGLT2 इनहिबिटर। SGLT2 इनहिबिटर से प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में होते हैं, ये सोडियम और ग्लूकोज को लेकर जाते हैं अंदर। SGLT2 अगर हम इनहिबिट कर दें तो ग्लूकोज या सोडियम रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। कहाँ लेकर जाते हैं? SGLT2 से रीअब्जॉर्ब भी होता था ना, तो अब रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, ग्लूकोज और सोडियम दोनों जाएंगे ट्यूब्यूल के अंदर थ्रू ट्यूब्यूल्स इनटू द यूरिन, और सोडियम तो बाद में रीअब्जॉर्ब हो भी सकता है, ग्लूकोज नहीं होगा। इसका एक नुकसान ये है कि ग्लूकोज चूँकि यूरिन में रहता है और नेफ्रॉन्स में रहता है, तो उसकी वजह से दैट गिव्स अस परफेक्ट एरिया फॉर द कार्निवल ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगल इन्फेक्शन, जेनेटल फंगल इन्फेक्शन और UTIs करवा देता है। मोस्ट कॉमनली डायबिटीज़ टाइप 2 में UTIs वगैरह कॉमन है। फिर आती है इंसुलिन थेरेपी। इंसुलिन थेरेपी इट हैज़ अ लॉट ऑफ टाइप्स। एक हमारे पास रैपिड एक्टिंग है, लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूलिसिन, जिसका जो है ड्यूरेशन 3 to 4.5 आवर्स है, जो हम ज़्यादातर टाइप 2 में ही देते हैं। टाइप 2 में शॉर्ट एक्टिंग रेगुलर वगैरह देते हैं, रेगुलर 4 to 8 आवर्स है। इंटरमीडिएट NPH लेंटी आइसोफेन, जैसे NPH कहते हैं, 7 to 14 आवर्स। लॉन्ग एक्टिंग जैसे है ना बोवाइन अल्ट्रा लेंटी, जिसका 12 to 30 आवर्स है, मतलब एक दिन से भी ज़्यादा का असर रहता है। या लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन एनोलॉग्स लाइक ग्लार्गिन, जिटिमर, that has a duration of about 2 days 18 to 24 आवर्स। तो ये लॉन्ग एक्टिंग हम ज़्यादातर टाइप 1 डायबिटीज़ में देते हैं, और रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग ये टाइप 1 डायबिटीज़ में देते हैं। मोस्टली सबकुटेनियस ही लगाते हैं, जैसे ये स्किन है तो स्किन पे चुटकी काट के उसे लगाते हैं इन द नीडल साइड एट राइट एंगल, सबकुटेनियसली डिलीवर करते हैं। और जिस तरह की भी सिरिंजेस है, प्लास्टिक सिरिंजेस है तो उसे डिस्पोज ऑफ करना, ग्लास सिरिंज है तो उसको रिस्टरलाइज करना वगैरह। व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन थेरेपी? हाइपोग्लाइसीमिया, वेट गेन, पेरिफेरल एडीमा। हाइपोग्लाइसीमिया तो इनसे करना ही करना था। देखो इंसुलिन कंसनट्रेशन को बढ़ा रही है तो हाइपोग्लाइसीमिया कराएगी, और वेट गेन भी करा रही है ये। पेरिफेरल एडीमा बिकॉज ऑफ रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। इंसुलिन एंटीबॉडीज़ एनिमल से जैसे बन रही है, एनिमल से इंसुलिन बना के बायोटेक्नोलॉजी से इंसर्ट करें तो एंटीबॉडीज़ बनेगी। लोकल एलर्जी, लिपो हाइपोट्रॉफी एंड लिपो एट्रोफी एट द इंजेक्शन साइट्स आर कॉमन। फिर डोजिंग रजीम है, मल्टीपल इंजेक्शन रजीम्स हैं। इसको बेजल बोलस, लॉन्ग एक्टिंग बेजल बोलस सिर्फ उनको ही जाता है टाइप 1 में, और टाइप 2 में इस तरह बोलस टाइप नहीं जाती चीज़ें। नेक्स्ट कम्स के इसका ट्रीटमेंट में इंसुलिन के बाद एक और थेरेपी, एक तो है ना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट, फिर है ड्रग्स, फिर है ट्रांसप्लांटेशन। हम आइलेट सेल्स को भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, या कंबाइंड किडनी पैंक्रियाटिक ट्रांसप्लांटेशन भी करा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ है वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछी जाती है। जैसे बताया KE के 2020 के प्रॉफ में भी क्वेश्चन आया, माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। माइक्रोवेस्कुलर रेटिनोपैथी, इम्पेयर्ड वेन, नेफ्रोपैथी, रीनल फेलियर, और जो कि स्टील वेल्सन नोड्यूल्स हैं वो बन जाते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वगैरह, ये सारी चीज़ें। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, सेंसरी लॉस, पेन, मोटर वीकनेस। ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी में गैस्ट्रोपेरेसिस, ऑल्टर्ड बाउल हैबिट्स, पोस्चरल हाइपोटेंशन। फुट डिजीज़ में अल्सरेशन, आर्थ्रोपैथी, जिसको चारकोट्स फुट हो जाता है, उसका आर्च गिर जाती है फुट की। मैक्रोवैस्कुलर में कोरोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन कोई भी मसला आ जाए सबसे पहले दिन नहीं होना है। मायोकार्डियल इस्कीमिया, इन्फार्क्शन, सेरेब्रल सर्कुलेशन, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, स्ट्रोक। पेरिफेरल सर्कुलेशन, क्लॉडिकेशन, इस्कीमिया। पेरिफेरल सर्कुलेशन कट जाए तो इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन और इस्कीमिया इज कॉमन। मोर्टैलिटी रेट इन डायबिटीज़, सबसे ज़्यादा मोर्टैलिटी रेट या कॉज ऑफ डेथ इन डायबिटीज़ मोस्टली बिकॉज ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, क्योंकि कोरोनरी कोई मसला हो जाए तो दिल उड़ जाता है। ठीक, जैसे DK में भी, करेक्शन में भी MI इज़ वेरी कॉमन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसकी क्या चीज़ पढ़ें, हाँ, रिस्क फैक्टर्स फॉर डायबिटिक नेफ्रोपैथी। अगर कोई पेशेंट पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल है, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन से डायबिटीज़ है उसे, एथनिसिटी एशियंस, पीमा इंडियंस, प्रेजेंस ऑफ अदर माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन, फैमिली हिस्ट्री है डायबिटिक नेफ्रोपैथी के, देर इज फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन। तो इन सब चीज़ों में देर इज़ अ रिस्क फैक्टर या पेशेंट को डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो। जैसे ये किमलस्टीन विल्सन नोड्यूल हमने 4th में पढ़े थे डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन में। स्क्रीनिंग फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, पेशेंट को डायबिटीज़ टाइप 2 के पेशेंट को कहते हैं कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो सकती है। तो कैसे पता लगेगा? टाइप 2 के पेशेंट को तो हर साल अपना जो है यूरिन कंप्लीट करवाना है, टाइप 1 के पेशेंट को भी हो सकती है, और से हर 5 साल में अपना यूरिन कंप्लीट करवाना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग यूरिन इज मेजर्ड फॉर एल्ब्यूमिन टू क्रेटिनिन रेशो, ACR जिसे कहते हैं। अगर तो माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया है
तो फिर तो मतलब डायबिटिक नेफ्रोपैथी लाइक माइक्रोएल्बुमिन की फाइंडिंग जो है इट्स वन ऑफ द डायग्नोस्टिक टेस्ट टू से कि जो है डायबिटिक नेफ्रोपैथी है पेशेंट को। ACR जो है मेल्स में 2.5 से 30 मिलीग्राम पर मिलीमोल क्रेटिनिन में हो, या फीमेल्स में 3.5 से 30 मिलीग्राम पर मिलीमोल क्रेटिनिन हो। एलिवेटेड ACR शुड बी फॉलोड बाय रिपीटेड टेस्ट, और एस्टैब्लिश माइक्रोएल्बुमिन फॉर 2 आउट ऑफ 3 टेस्ट पॉजिटिव। तो इसका मतलब कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, लेकिन 30 मैक्सिमम रेंज है ना, 30 से भी अगर ज़्यादा तो इट इज़ ओवर्ट नेफ्रोपैथी। कहने का मकसद ये है, जो मेन चीज़ याद रखने का माइक्रोएल्बुमिन इज दियर टेस्ट के आपको याद रखें कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी है। फिर न्यूरोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी में देयर इज पोलीन्यूरोपैथी लाइक सिमेट्रिकल मेनली सेंसरी या डिस्टल उड़ जाती हैं, सेंसरी इम्पल्सेस, मोटर फंक्शंस भी ऑब्वियसली उड़ेंगे। एसिमेट्री मेनली मोटर प्रॉक्सिमल इंक्लूडिंग एमायोट्रॉफी। न्यूरोपैथीज भी, मोनोन्यूरोपैथी मोनोन्यूराइटिस कम्प्लेक्स, ये डिजीज़ के नाम है, बस याद कर लें। विसरल ऑटोनॉमिक फंक्शंस, कार्डियोवैस्कुलर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में गैस्ट्रोपैरालिसिस से पड़ा, सूडोमोटर, वेसोमोटर, पेपिलरी। अब ये कौन कौन से क्लिनिकल फीचर इन सब के पढ़ते हैं। कार्डियोवैस्कुलर में सबसे कॉमन जो एक चीज़ है ना, जैसे वहाँ पे था कार्डियोवैस्कुलर डिजीज 70% कॉज करते हैं, तो सबसे कॉमन है पोस्टुलर हाइपोटेंशन, फिर रेस्टिंग टाइकिकार्डिया और फिक्स हार्ट रेट। पोस्टुलर हाइपोटेंशन इज वेरी कॉमन, इसका MCQ भी आया हुआ है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में गैस्ट्रोपैरेसिस, कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू क्लॉनिक केटोनी, और नॉक्टर्नल डायरिया प्लस माइनस फीकल इनकॉन्टिनेंस, इट्स कॉमन। जेनेटोयूरिया में इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एंड रिकरेंट इन्फेक्शन, UTI, सूडोमोटर, गेस्ट्रेटरी स्वेटिंग एंड हाइड्रोसिस, फियर्स इन द फीट, नॉक्टर्नल स्वेटिंग विदाउट हाइपोग्लाइसीमिया। वेजोमोटर में एंटोनॉमिक फीचर्स में क्लिनिकल फाइंडिंग्स हो गए, फीट कोल्ड ड्यू टू लॉस ऑफ वेजोमोटर रिस्पॉन्सेज, डिपेंडेंट एडिमा, बिलियस फॉर्मेशन। पिपलरी में डिक्रीज पिपल साइड रेजिस्टेंट टू ड्रियाटिक्स एंड डिलेड और एब्सेंट रिफ्लेक्सेस टू लाइट। हाउ डू यू मैनेज पेन या पैरेस्थीसिया, उस लिहाज से उसे मैनेज करना है। उसकी ग्लूकोज ग्लाइसेमिक कंट्रोल को भी मैनेज करेंगे, और ओपियोइड्स, पेन को ओपियोइड से, TCH से। डिप्रेशन बहुत कॉमन है इन पेशेंट में, डिप्रेशन है कॉमन तो वो देंगे SSRIs, TCS। पोस्टुरल हाइपोटेंशन है तो सपोर्ट स्टॉकिंग्स, एनसेड्स। गैस्ट्रोपैरेसिस है उसके लिए हम वो प्रोकाइनेटिक देंगे लाइक मिटोक्लोप्रोमाइड, पेरिडोन जो डोपामिन एंटागोनिस्ट है। डायरिया में लोप्रामाइड और एंटीबायोटिक्स। कॉन्स्टिपेशन में स्टिमुलेंट लेक्सेटिव, सिनालीव्स। एटॉनिक ब्लैडर है तो इंटरमिटेंट सेल्फ कैथेटराइजेशन शुड बी रिकमेंडेड। एक्सेसिव स्वेटिंग में एंटीकोलिनर्जिक्स। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में फॉस्फोडाइस्ट्रेज इज कॉमनली गिवन विच इंक्लूड्स वायग्रा, वो जो वायग्रा का होता है, सिल्डेनाफिल, विरनाफिल, टालिनाफिल इज गिवन ऑरली। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डायबिटिक फूड जो कि वैस्कुलेचर्स की वजह से इफेक्टिव होता है। सिम्टम्स न्यूरोपैथी में देयर पैरास्थीसिया, पेन, नमनेस और स्कीमिया में देयर विल बी क्लॉडिकेशन, रेस्ट पेन। स्ट्रक्चरल डैमेज न्यूरोपैथी में नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा तो पता ही नहीं लगेगा कहीं इन्फेक्शन हुआ नहीं। अल्सर, सेप्सिस, एब्सेस, ऑस्टियोमाइलिटिस, डिजिटल गैंग्रीन और शार्कट जॉइंट। इस्कीमिक कंडीशन में स्ट्रक्चरल डैमेज, अल्सर, सेप्सिस, गैंग्रीन इज कॉमन। पर यहाँ दिया हुआ है कि रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फूड प्रॉब्लम्स। अगर तो जो है करंट फूड अल्सर और एक्टिव प्रॉब्लम है तो अर्जेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट को दिखाएं। अगर प्रीवियस फूड प्रॉब्लम थी या फिर सेंसेशन इम्पेयर्ड और फूड इम्पल्सेस एब्सेंट है तो हाई रिस्क है इसका, हाईली इंटेंसिवली इसे केयर करनी चाहिए। और इसको एनुअल असेसमेंट में पोडियाट्रिस्ट जो पाँव की बहुत अच्छे से देखभाल करे और उसको इल्म भी हो कि कैसे पाँव का देखभाल करना है। आगे हम इसके वो भी पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शंस के क्या क्या हैं। सेंसेशंस इम्पेयर्ड एंड फुट पल्सेस एब्सेंट हो, लेकिन कोई भी स्किन कैलस या स्किन डिफॉर्मिटी ना हो तो वो मॉडरेट, और अगर है तो वो हाई है, मतलब मॉडरेट रिस्क में आ जाता है ना। मॉडरेट अटेंशन में इनएबिलिटी टू सेल्फ केयर फॉर द फीट तब भी मॉडरेट रिस्क है, तो एनुअल असेसमेंट बाय द पोडियाट्रिस्ट। सेंसेशन अनइम्पेयर्ड है, फुट पल्सेस जो है प्रेजेंट है तो इट्स अ लो रिस्क, स्क्रीनिंग में आएगा कि एनुअल स्क्रीनिंग बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल। केयर क्या करनी है पाँव की, उसको तो अच्छे से धोएं, इंस्पेक्ट द फीट एवरीडे, अच्छे से धोएं, मॉइस्ट रखें, कट्स या फाइल्स, टोनेल्स कट और फाइल द टोनेल्स रेगुलरली, अवॉइड वॉकिंग बेयर फुट, चेंज सॉक्स एंड स्टॉकिंग्स एवरीडे, चेंज फुटवेयर, चेक द फुटवेयर, अगर तो ख़राब है तो इस तरह गंदे मंदे ना पहने। स्पेशली मैन्युफैक्चर्ड फिटेड ऑर्थोटिक फुटवेयर इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट रिकरेंस, ताकि चार्कट न्यूरो आर्थ्रोपैथी ना हो। माइनर कट्स को कवर करें, ब्लिस्टर्स बने तो उसको मत फाड़ें, प्लीज़ डू नॉट बस्ट द ब्लिस्टर्स, अवॉइड द ओवर काउंटर कॉर्न एंड कैलस रेमेडीज़ वगैरह। और दिस इज़ ऑल अबाउट डायबिटीज़। जज़ाकल्लाह खैर।